तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी जनहित में जारी को। इसके IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से ठीक ही है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम मन्नू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बस में सफर करते वक्त सीट पाने के लिए अपने पेट में तकिया लगाए खड़ी होती है। और उसका ये आइडिया हर बार की तरह काम भी कर जाता है और उसे सीट मिल जाती है। वहीं पर एक अंकल जी बस में लगे मर्दाना कमजोरी के प्रचार देखकर काफी भड़क रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर इस देश में वाकई में मर्दाना कमजोरी होती तो इतनी तेजी से आबादी ना बढ़ रही होती। इसके बाद मन्नू अपने एक मित्र देवी के पास जाती है जो कि बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन देवी के अंदर मन्नू के लिए दोस्ती से बढ़कर फीलिंग्स थी, लेकिन मन्नू को ये बात नहीं पता थी। पर फिर भी देवी उसे खुश रखने के लिए हर काम कर दिया करता था, फिर चाहे वो मुमकिन हो या ना हो। मन्नू जब घर जाती है तो देखती है कि उसे देखने के लिए लड़के वाले आए हैं, तो वो लड़के से अजीब अजीब बातें करके उसे भगा देती है। मन्नू ने ऐसा पहली बार नहीं किया था, बल्कि पहले भी कई बार ऐसे ही लड़कों को भगा चुकी थी, क्योंकि उसे अभी शादी नहीं करनी थी, बल्कि पहले खुद के पैरों पर खड़ा होना था। पर मन्नू के माता पिता ये चाहते थे कि मन्नू की शादी हो जाए, जिस बात से मन्नू और उनमें बहसबाजी शुरू हो जाती है। तो माता जी कहती हैं कि अगर ऐसा ही है तो 1 महीने के अंदर नौकरी ला कर दिखाओ, फिर हम शादी नहीं कराएंगे, और अगर नहीं ला पाई फिर तो तुम्हारी शादी तय है। मन्नू को किसी भी हाल में अभी शादी नहीं करनी थी, तो माता जी का चैलेंज एक्सेप्ट करके वो तुरंत नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाती है। पर आज के टाइम में फेमस होना तो आसान है, पर नौकरी मिलना मुश्किल। तो मन्नू जहाँ भी इंटरव्यू देने के लिए जाती वहाँ कुछ ना कुछ कह के नौकरी देने के लिए मना कर दिया जाता, और कई जगह तो लोगों की ठरक ही बाहर निकल कर आ जाती थी, जिस वजह से मन्नू को खुद वहाँ से निकलना पड़ जाता था। हर जगह से रिजेक्शन पाने के बाद मन्नू थक हार कर देवी के साथ बियर पीते हुए नौकरी न मिलने का गम मना रही होती है। मन्नू खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के नौकरी न मिलने के दुख में रोने लग जाती है कि तभी वहाँ पर वही अंकल जी आ जाते हैं जो बस में प्रचार के लिए भड़क रहे थे, और उन्हें लगता है कि लड़की आत्महत्या करने जा रही है, तो वो दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं, जिसके चक्कर में मन्नू की बियर गिर जाती है। मन्नू पहले से ही परेशान थी और अंकल जी की इस हरकत से उसका और दिमाग खराब हो जाता है, तो वो बियर गिर जाने के पैसे मांगने लग जाती है और नौकरी ना मिलने का रोना उनसे भी गाने लग जाती है। अब 1 महीना पूरा हो गया था, लेकिन मन्नू की नौकरी नहीं लगी थी, तो माताजी फिर से शादी का बैंड बजाने लग जाती हैं। पर तभी मन्नू के पास उन्हीं अंकल जी का कॉल आता है जो उसे पिछली रात मिले थे और उसे नौकरी देने का प्रस्ताव रखते हैं। तो मन्नू खुशी के मारे तुरंत वहां पहुंच जाती है। मन्नू पिछली रात अपना रिज्यूमे वहीं छोड़ आई थी, तो अंकल जी ने उसी से नंबर देखकर कॉल मिला दिया था, और उसकी बातें सुनकर उन्हें फील हो गया था कि वो उनका काम कर सकती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि अंकल जी की एक लिटिल अम्ब्रेला नाम की एक कंपनी है जिसमें कि कॉन्डोम्स बनाए जाते हैं, और अंकल जी कॉन्डोम बेचने का काम करते हैं। पर हाल फिलहाल उनकी सेल कम हो रही थी क्योंकि कोई भी कॉन्डोम खरीदना ही नहीं चाहता था, और यही वजह थी कि उन्हें कोई फीमेल सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए थी ताकि वो इस पर काम कर सके। अब हम देखते हैं कि मन्नू उनके पास पहुंच जाती है, तो वो बताते हैं कि उसे 40,000 सैलरी मिलेगी। और इससे पहले कि वो काम बता पाते, मन्नू अपनी सैलरी सुनकर ही खुशी के मारे दिवाली में लगी झालरों की तरह टिमटिमा उठती है, और बिना ये जाने कि काम क्या है वो नौकरी के लिए हाँ कर देती है। अब मन्नू अपने घर जाती है और सभी को खुशखबरी देती है कि उसे एक छाता बनाने वाली कंपनी में जॉब मिल गई है। पर उसे क्या ही पता था कि वो छाते ऊपर से होने वाली बारिश रोकने के लिए नहीं, बल्कि नीचे से होने वाली बारिश रोकने के लिए हैं। अब अगले दिन मन्नू खुशी खुशी काम करने पहुंच जाती है, तो अंकल जी उसके सामने कॉन्डोम का पैकेट रखकर कहते हैं कि तुम्हें ये काम करना है और ये हम दोनों को मिलकर करना है। कॉन्डोम का पैकेट देखकर मन्नू को समझ आता है कि अंकल जी ठरकी हैं, तो उसे बुरा भला कहने लग जाती है और उनकी ये हरकत सबको बताने के लिए बाहर जाती है। तो वहाँ का नजारा देखकर खुद ही हैरान हो जाती है। उसे अब जाकर समझ आता है कि लिटिल अम्ब्रेला का मतलब क्या है और वो किस कंपनी में आ गई है। मन्नू अंकल जी से कहती है कि वो ये काम नहीं कर सकती और वहाँ से निकल जाती है। तभी उसे ख्याल आता है कि अगर वो घर में ये बताएगी कि उसकी नौकरी नहीं लगी तो उसकी शादी करा दी जाएगी, इसीलिए मजबूरन वो फिर से वापस अंकल जी के पास जाकर काम करने के लिए हामी भर देती है।
अब मन्नू कॉन्डोम्स के पैकेट लेकर उनकी सेल्स बढ़ाने के लिए हर मेडिकल शॉप में जाकर उन्हें बेचने लग जाती है, पर उसके कॉन्डोम्स कोई भी नहीं खरीद रहा होता। कोई कहता है कि इस कंपनी को कोई जानता नहीं है, तो कोई मन्नू के ऊपर ही दया खाने लग जाता है कि एक लड़की होकर वो कॉन्डोम बेच रही है तो जरूर पैसे की दिक्कत होगी, तो उसे पैसे पकड़ाने लग जाता है। मन्नू अंकल जी को आइडिया देती है कि हमें 50% सेल चलाना चाहिए, जिससे कि हमारा कॉन्डोम बिकने लगेगा, क्योंकि हमारे देश में लोगों को जरूरत ना भी हो तो भी वो सेल देखकर उस चीज को खरीद ही लेते हैं। अब एक दिन हम देखते हैं कि मन्नू बस से सफर कर रही होती है और सीट के तलाश में होती है, पर महिला सीट में एक आदमी बैठा हुआ था। तभी एक रंजन नाम का लड़का उस आदमी के पास आता है और उसे महिला कहकर बुलाने लग जाता है, जिस बात से आदमी शर्मिंदा होकर वहां से उठ जाता है और फिर रंजन मन्नू को बैठने के लिए कह देता है। रंजन का ऐसा हंसमुख नेचर देखकर मन्नू उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और मन ही मन मुस्कुराने लग जाती है। मन्नू को कॉन्डोम बेचने के लिए ग्राहकों की जरूरत थी, तो वो देवी की मदद लेकर ऐसी जगहों पर जाने लग जाती है जहां पर कई सारे मर्द हों और वहां अपने कॉन्डोम का प्रचार करते हुए सभी को कॉन्डोम के फायदे बताने लग जाती है। लेकिन वहां मौजूद सभी लोग उस पर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। मन्नू ये देखकर काफी उदास हो जाती है, पर देवी उसे कभी भी उदास नहीं देख सकता था, इसीलिए अब वो भी उसके साथ उसके काम में शामिल हो जाता है और कहता है कि आज लोग तुम पर हंस रहे हैं, लेकिन आगे चलकर सब तुम्हें सीरियस जरूर लेंगे। अब हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि उसी कंपनी में काम करता था, वो मन्नू को एक रेड लाइट एरिया लेकर जाता है और बताता है कि हम यहाँ पर फ्री में कॉन्डोम्स बांटते हैं ताकि थोड़ी बहुत जागरूकता फैल सके। तभी मन्नू को वहाँ पर रंजन दिखता है, तो ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे तो वो बड़ा सीधा साधा लड़का समझ रही थी, पर आज तो वो उसे रेड लाइट एरिया में दिख गया था। अब हम देखते हैं कि मोहल्ले में महाभारत मंचन रखा गया होता है, जहाँ पर मन्नू का पूरा परिवार आया होता है। तभी मंच पर कृष्ण जी की एंट्री होती है और तब मन्नू देखती है कि कृष्ण जी का रोल तो रंजन निभा रहा है। उसे देखकर मन्नू अपनी बहन से कहती है कि ये तो वही लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जो रेड लाइट एरिया में घूम रहा था और अब ऐसे लड़के को कृष्ण बना दिया है। ये बात पीछे बैठा देवी का मित्र मखदूम सुन लेता है और फिर वहाँ बैठे सभी लोगों में ये खबर फैल जाती है। अब सब लोग मंच पर चढ़ जाते हैं और रंजन को पकड़कर उसके कपड़े उतार देते हैं और कहते हैं कि यहाँ तुम देवता बने घूम रहे हो और वहाँ रेड लाइट एरिया में जाकर रंगरलियां मनाते हो। मखदूम बता देता है कि उसने ये बात मन्नू से सुनी है, तो अब रंजन मन्नू के ऊपर एकदम गुस्सा जाता है और कहता है कि वहाँ पर हम रंगरलियां मनाने नहीं बल्कि जगराते की डील करने गए थे, क्योंकि वही हमारा काम है। अब इसके बाद हमें रंजन का परिवार दिखाया जाता है, जहाँ उसके पिताजी, दादाजी और दो भाई और उनकी पत्नियों को देखते हैं। पिताजी एकदम खुर्राट और गुस्सैल किस्म के इंसान थे और काफी पुरानी विचारधाराओं से बंधे हुए थे। पिताजी अपने शहर से प्रधानी का चुनाव भी लड़ रहे थे, पर जनता की तरफ से उन्हें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अब हम देखते हैं कि मन्नू रंजन के पास जाती है और उसे सॉरी कहती है, क्योंकि उस रात उसकी कानाफूसी की वजह से उसके कपड़े तक उतर गए थे। रंजन उससे पूछता है कि तुम उस एरिया में क्या कर रही थी, तो मन्नू उसे बता देती है कि वो एक कॉन्डोम बनाने वाली कंपनी की सेल्स वूमेन है। रंजन को ये सुनकर थोड़ा सा अजीब तो लगता है, पर उतना ज्यादा अचंभित नहीं होता और उस बात को नॉर्मल ही लेता है। फिर तभी मन्नू उसे अपने यहाँ होली खेलने के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि अब सारी बातें क्लियर होने के बाद मन्नू को रंजन और भी ज्यादा पसंद आने लगा था। अब होली का दिन आ जाता है, जहाँ मन्नू और रंजन मस्त साथ में डांस कर रहे होते हैं और वहीं देवी उन्हें इतना करीब देखकर जल भुन जाता है, क्योंकि वो तो हमेशा से ये सोचता था कि मन्नू उसी के साथ रहेगी, पर अब तो उसने किसी और का ही साथ पकड़ लिया था। अब हम देखते हैं कि माताजी को घर में कॉन्डोम के कई सारे पैकेट मिल जाते हैं, जिसे लेकर घर में कोहराम मच जाता है कि आखिर ये है किसका, और इस तूफान में घर के सभी सदस्य लपेटे में आ जाते हैं। तूफान को शांत करने के लिए मन्नू बता ही देती है कि वो कॉन्डोम के पैकेट उसके हैं और वो छतरी बनाने वाली नहीं बल्कि कॉन्डोम बनाने वाली कंपनी में काम करती है। अब ये जानने के बाद माताजी और भी ज्यादा भड़क जाती हैं और रो रो कर कहती हैं कि आज तक हम इस छतरी की कमाई खाते आ रहे थे और अब ना जाने मोहल्ले वाले क्या कहेंगे और रिश्तेदार क्या सोचेंगे। मन्नू कहती है कि जब छोटी फेल हुई थी तो 10 रिश्तेदारों का फोन आया था, लेकिन जब वो 10वीं में फर्स्ट आई तो किसी का फोन नहीं आया, तो मतलब यही है कि सारे रिश्तेदार मतलबी होते हैं। मन्नू माँ को समझाने की कोशिश करती है कि बहुत
सिंपल सी जॉब है, सिंपल सा काम है, सैलरी भी अच्छी है और टाइम से घर भी आ जाते हैं, तो परेशान होने वाली बात ही नहीं है। माताजी मन्नू की बातों और उसकी भावनाओं को समझती हैं और जो परेशानी और गुस्सा था उसे थूक कर उसके काम को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती हैं। एक तरफ मन्नू के परिवार वाले उसकी नौकरी के लिए मान गए थे, वहीं दूसरी तरफ जो उसकी रंजन के साथ मुलाकातें थीं वो और बढ़ती चली जाती हैं और काफी ज्यादा गहरी बातचीत होने लग जाती है और उन दोनों में प्यार के रंगीन फूल खिलने लग जाते हैं। पर वहीं देवी जो कि हर वक्त मन्नू के साथ रहकर आने वाले समय में मन्नू के साथ रहने के सपने देखता रहता था, उसे अब अपने सपने चूर होते हुए दिखाई पड़ रहे होते हैं। रंजन के पिताजी का जैसा नेचर था उसके हिसाब से वो लव मैरिज के लिए कभी भी हाँ नहीं कहते, इसलिए रंजन एक पंडित जी को मन्नू की फोटो दिखाकर कहता है कि आपको इसकी शादी का रिश्ता हमारे यहाँ लेके आना है। उसके इस आइडिया के चलते अब दोनों ही लोगों का परिवार आपस में मिलता है और दुनिया भर की बातें होने के बाद शादी तय होने ही वाली होती है कि तभी ये बात निकलकर सामने आती है कि मन्नू लिटिल अम्ब्रेला नाम की कंपनी में नौकरी करती है। रंजन के पिताजी को ये बात पसंद नहीं आती कि उनकी बहू नौकरी करे, पर सभी उन्हें समझाते हैं कि आपका बेटा तो कुछ करता नहीं, इसलिए बहू नौकरी करेगी तो पैसे आ जाएंगे। ये सुनकर पिताजी मान तो जाते हैं, पर उन्हें ये कोई नहीं बताता कि मन्नू आखिर काम क्या करती है। अब रंजन और मन्नू की धूमधाम से शादी हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि देवी अपना एक तरफा प्यार दिल में दबाए हुए उसे घर से विदा कर रहा होता है। सुहाग रात वाले दिन मन्नू रंजन से पूछती है कि तुमने अपने घर वालों को ये बताया कि नहीं कि हम कॉन्डम बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। रंजन कहता है कि हम कुछ दिन बीतने के बाद सब कुछ बता देंगे और फिर इसके बाद जो रात उनके लिए थी उसी रात को मनाने के लिए दोनों जुट जाते हैं। मन्नू के आने के बाद उस परिवार में एकदम खुशहाली सी आ गई थी, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा कमाने वाली वही थी और वो हर किसी को कुछ न कुछ उपहार देकर खुश रखती थी और सभी उससे काफी ज्यादा खुश थे। अब एक रात रंजन अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ मदिरा पान कर रहा होता है ताकि नशे में उनको मन्नू की नौकरी के बारे में बता सके, और जब वो बता देता है तब दोनों ही भाइयों का सारा नशा उतर जाता है। वो दोनों यही कहते हैं कि अगर ये बात पिताजी को पता चल गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी, और वो दोनों ही उसका साथ देने से मना करके वहां से निकल जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रंजन अपने पिताजी के साथ कहीं जा रहा होता है कि तभी पिताजी की नजर मन्नू पर पड़ती है जो कि देवी के साथ कहीं जा रही थी। पिताजी को शक होता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो उसका पीछा करने के लिए कहते हैं। रंजन बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर पिताजी के डर से उसे पीछा करना ही पड़ता है और वो सभी उसी कॉन्डम फैक्ट्री पहुंच जाते हैं जहां मन्नू काम करती थी। और अब यहाँ पर सारा झूठ पिताजी के सामने आ जाता है। पिताजी वहां तो कुछ नहीं कहते, पर घर आकर हंगामा खड़ा कर देते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि रंजन को सब कुछ पहले से ही पता था तो उस पर जूता चलाना शुरू कर देते हैं। पिताजी साफ साफ कह देते हैं कि इस घर में कॉन्डम फैक्ट्री में काम करने वाली बहू नहीं रहेगी, नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी और हम चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। तभी वहाँ मन्नू आ जाती है और बिना कोई ना नुकुर किए सबकी खुशी के लिए नौकरी छोड़ देने को कह देती है। मन्नू के पास एक नौकरी का ऑफर आता है जिसमें कि प्लास्टिक के डब्बे बेचने थे, तो मन्नू सोचती है कि कॉन्डम वाली नौकरी ना सही ये वाली तो कर ही सकती है। पहले तो पिताजी नहीं मान रहे होते, पर सभी लोगों के कहने पर उसे नौकरी करने की परमिशन दे देते हैं। अब मन्नू गांव-गांव जाकर उन डब्बों की खासियत बताकर उन्हें बेचना शुरू कर देती है। तभी वहाँ उसे पूजा नाम की लड़की मिलती है जो कि उसी के साथ काम करना चाहती थी, तो मन्नू उसे अपने साथ ही रख लेती है। कुछ दिनों तक मन्नू को पूजा नहीं दिखाई पड़ती, तो पूछने पे पता चलता है कि आज उसका पंचायत में फैसला होने वाला है। मन्नू जब पंचायत में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि पूजा पेट से है, लेकिन अब लड़के के परिवार वालों ने उसे अपनाने से मना कर दिया है और उस पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि प्रेग्नेंट होने में उसकी गलती है, तो उसका अबॉर्शन करवा दिया जाए। तभी मन्नू सभी को बीच में टोकते हुए बोलती है कि इसमें गलती आप सभी की है, जो आपने इन्हें कॉन्डम यूज करना नहीं सिखाया, और अगर गलती दोनों से हुई है तो पूजा का अबॉर्शन होने के साथ साथ लड़के की भी नसबंदी करा दी जाए। ये बातें सुनकर गांव के सरपंच एकदम तिलमिला जाते हैं और वहां से उठकर चले जाते हैं। गांव वालों को मन्नू की बातें समझ नहीं आ रही थीं, बल्कि उन्हें तो गंदी बातें ही लग रही थीं, जिस वजह से पूजा के परिवार वालों की और बदनामी हो रही थी। इसलिए पूजा मन्नू को वहां से जाने के लिए कह देती है। कुछ दिन बाद मन्नू देखती है कि पूजा की माँ बस में अकेले सवार होकर कहीं जा रही है, तो मन्नू उनसे पूछती है कि पूजा कहाँ है, जो इतने दिनों से काम पे नहीं आई है। माँ रोते हुए बताती है कि
हमने उसे बहुत मना किया, पर उसने बिना बताए बच्चा गिरवा दिया, जिसके कारण उसके शरीर में जहर फैल गया और वो मर गई। अगर उस दिन हमने तुम्हारी बात मान ली होती तो शायद पूजा जिंदा होती। मन्नू को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। वो अपनी डब्बे बेचने वाली नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाती है और फिर इंटरनेट से जानकारी लेने लग जाती है कि हर साल भारत में कितनी महिलाएं ऐसे ही मारी जाती हैं। मौत का आंकड़ा देखकर मन्नू काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो ये बात रंजन को बताती है, पर रंजन उसकी बातों को ज्यादा भाव नहीं देता। अगले दिन मन्नू तैयार होकर फिर से अपनी पुरानी नौकरी ज्वाइन करने के लिए जाने लगती है, जिस बात से रंजन उस पर गुस्साने लग जाता है और उनमें बहसबाजी भी हो जाती है, पर मन्नू नहीं रुकती। अब मन्नू अंकल जी के पास पहुंच जाती है और कहती है कि वो फिर से ये जॉब करना चाहती है, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहती है। मन्नू बताती है कि इंडिया में हर साल 1.5 करोड़ से भी ज्यादा अबॉर्शन होते हैं और शायद आप लोग जानते नहीं होंगे, पर जब एक लड़की का अबॉर्शन होता है तो वो बहुत सी तकलीफों से गुजरती है। उल्टी होना, दस्त लगना, तेज बुखार, भारी ब्लीडिंग होना और यहाँ तक कि यूट्रस डैमेज होने का भी खतरा रहता है। एक अबॉर्शन एक लड़की को सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी तोड़ देता है। इलीगल अबॉर्शन से ना जाने कितनी जाने जाती हैं और मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि हजारों रुपए लोग खर्च कर देते हैं अबॉर्शन करवाने में, लेकिन एक 10 रुपए का कॉन्डम नहीं खरीद सकते। चलो मान लेते हैं कि अनपढ़ लोगों में जानकारी नहीं होती, पर पढ़े लिखे लोग ये लापरवाही कैसे कर सकते हैं। हमें अब औरतों में जागरूकता लानी होगी, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि मर्द कॉन्डोम यूज करे या ना करे उनको दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत तो हम औरतों को होगी। इसलिए मर्दों से ज्यादा हमें औरतों को जागरूक करना चाहिए। औरतों को मांग करनी चाहिए कि मर्द कॉन्डोम यूज करे। अब मन्नू पूरे जोश के साथ निकल पड़ती है महिलाओं को कॉन्डोम की विशेषताओं और फायदे बताने के लिए, लेकिन कॉन्डोम के प्रति जो इमेज समाज में बनी हुई थी उसके चलते कोई भी मन्नू की बात नहीं सुनता। उधर अब मोहल्ले में सभी को पता चल जाता है कि मन्नू कॉन्डोम फैक्ट्री में काम करती है, तो लोग घर की दीवार पर कॉन्डोम निवास लिख देते हैं और खूब मजाक बना रहे होते हैं। रंजन के पिताजी मन्नू के माँ बाप को घर बुला लेते हैं और मन्नू को अपने साथ ले जाने को कहते हैं, क्योंकि मन्नू ने दोबारा से वही नौकरी शुरू कर दी थी, तो उनके लिए यह बदनामी की बात थी। मन्नू कहती है कि जब पहले आपको मेरी जॉब से दिक्कत थी तो हमने छोड़ दी थी, लेकिन तब वो सिर्फ एक जॉब थी, लेकिन आज ये हमारी जिम्मेदारी बन गई है, इसीलिए हम ये नौकरी नहीं छोड़ सकते और न ही हम ये घर छोड़कर जाएंगे। इस बात पर मन्नू और रंजन के बीच दोबारा से झगड़ा होता है, क्योंकि इस बार रंजन ने एक बार भी मन्नू की साइड नहीं ली थी और उसे फील हुआ था कि शायद उसका साथ देने वाला उस घर में कोई नहीं है। अब पिताजी रंजन को एक वकील के पास ले जाते हैं डिवोर्स पेपर बनवाने के लिए, लेकिन तब भी वो पिताजी के आगे कुछ भी नहीं कह पाता। कुछ समय बीतने के बाद रंजन को एहसास होता है कि शायद वो सही नहीं कर रहा, इसीलिए वो खुद मन्नू से बात करने के लिए जाता है और कहता है कि एक शादीशुदा लड़का एक चड्ढी की तरह होता है, 2 पैरों के बीच फंसा हुआ, एक पैर घर वालों का और एक पैर बीवी का, लेकिन यहाँ तो दोनों ही पैर मेरे पिताजी के हैं और चड्ढी भी उन्हीं की है। एक बेटे का फर्ज होता है पिताजी की इज्जत बचाना, इसीलिए कृपा करके मान जाओ और जॉब छोड़ दो। मन्नू बताती है कि तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारी भाभी हैं उनका ही 2 बार अबॉर्शन करवाया गया है, वो भी तब जब अबॉर्शन करवाने में खतरा था, पर उनकी जान बच गई, लेकिन पूजा ने इसी सब के चलते अपनी जान गंवा दी। ये बात सुनने के बाद रंजन की आंखें खुल जाती हैं और अब जाकर उसे समझ आता है कि मन्नू जो कर रही है वो सही है, इसलिए उससे सॉरी कहकर उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। अब मन्नू एक बार फिर से अपने अंदर जोश भर के फिर से निकल पड़ती है गांव में औरतों को समझाने की कॉन्डोम की अहमियत क्या है और उन्हें बताती है कि आपको अपनी बेटियों को यही समझाना और बताना है कि कॉन्डोम उनके लिए कितना फायदेमंद है। अब हम मर्दों के भरोसे नहीं रह सकते, हमें सुरक्षा के साथ जीना है, इसलिए प्रोटेक्शन नहीं तो संभोग नहीं। हर औरत को इसकी मांग करनी होगी और हर औरत को इसका इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि मर्दों के लिए शायद ये एक जरूरत है पर हम औरतों के लिए जरूरी है। ये सारी बातें सुनने के बाद इस बार औरतें भगाती नहीं बल्कि मन्नू की बातों को समझती हैं और अब जाकर उन्हें यह एहसास होता है कि मन्नू की बातें सही हैं। मन्नू की इस अनोखी पहल के चलते वो धीरे धीरे हर जगह चर्चा में आने लग जाती है और कई लोकल न्यूज चैनलों में उसकी खबर चलने लग जाती है। जो कॉन्डोम कंपनियां अपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाती थी कि कॉन्डोम पहनने पर प्लेजर आता है, उस चीज को नकारते हुए मन्नू ने एक नई पहल की थी कि कॉन्डोम सुरक्षा के लिए पहना जाता है, न कि प्लेजर के लिए। और ये कॉन्डोम कंपनियां
कंपनियां गलत चीजें बताकर कॉन्डम बेचती हैं। यानी कि मन्नू ने सारी कॉन्डम कंपनियों के खिलाफ ही मोर्चा छेड़ दिया था और उसका मानना था कि इसे प्लेजर के लिए नहीं बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए खरीदो। मन्नू की इस मुहिम से इतना ज्यादा असर पड़ा था कि अब हर जगह उसकी ही बातें हो रही थीं और अब बड़ी बड़ी कॉन्डम कंपनियों के खिलाफ कई सवाल उठाए जा रहे थे। और जहां मन्नू के साथ कोई नहीं था, अब हजारों की संख्या में लोग उसका साथ देने के लिए खड़े थे। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी पिताजी बिल्कुल भी नहीं पिघले थे और मन्नू को लेकर उनके अंदर वैसा ही गुस्सा भरा पड़ा था। अब हम देखते हैं कि प्रधानी चुनाव का नतीजा आ जाता है और खबर मिलती है कि पिताजी भारी मतों से जीत गए हैं, जिस बात से उनको बड़ी खुशी होती है और उन्हें बड़ा गर्व हो रहा होता है कि वो अपने बलबूते जीते हैं। तभी वहाँ उनकी बेटी उन्हें शुभकामनाएं देने आती है, जो कि पेट से थी। इसके बाद हम देखते हैं कि गाँव में एक प्रोग्राम रखा जाता है पिताजी को बधाई देने के लिए, जहाँ एक आदमी सभी से कहता है कि इस जीत का श्रेय आपकी बहू मन्नू को जाता है, क्योंकि जो काम वो कर रही है उससे प्रभावित होकर आपको वोट मिला है, इसलिए उन्हें सम्मान देना तो बनता है। पिताजी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गुस्सा के वहाँ से चले जाते हैं। अब सभी लोग घर आ जाते हैं। तभी पिताजी रंजन को डिवोर्स पेपर देते हुए उस पर साइन करने को कहते हैं। रंजन साइन करने को मना कर देता है और कहता है कि आपका घमंड इतना बड़ा हो गया है कि उसके आगे अपने घर की खुशियां और रिश्ते छोटे पड़ गए हैं और आप ये स्वीकार नहीं कर पा रहे कि मन्नू की वजह से आपकी जीत हुई है। अब घर में बहसबाजी का माहौल बन जाता है और पिताजी रंजन को घर से निकल जाने को कह देते हैं। पर तभी उनकी बेटी के पेट में जोरों से दर्द शुरू हो जाता है, तो सब कुछ भूलकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। वहां पहुंचकर डॉक्टर पिताजी के दामाद को डांटने लग जाते हैं और कहते हैं कि जब पहली बार बच्चा हुआ था तो इन्हें समझाया था कि इनकी बीवी का बच्चादानी मजबूत नहीं है और अब दूसरी बार भी इन्होंने ये गलती करी, वो भी तब जब 2 बार पहले ही मिसकैरेज हो चुका है। इन सारी चीजों के बारे में जब पता था तो उसके बाद भी बच्चा करने की क्या जरूरत थी। अब दोनों की ही जान खतरे में है। पिताजी गुस्से में अपने दामाद का गला पकड़ लेते हैं और उस पर गुस्साते हुए कहते हैं कि जब तुम्हें पहले से सब कुछ पता था तो तुमने प्रोडक्शन क्यों नहीं इस्तेमाल करा। तभी दादाजी कहते हैं कि मन्नू यही तो समझाना चाहती थी, पर जब बात खुद की बेटी पर आई तो दामाद का गला पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि अब बच्चा और माँ दोनों ही खतरे से बाहर हैं, जिसे सुनकर पिताजी और पूरा परिवार बहुत खुश होता है। अब कुछ टाइम बाद पिताजी खुद चलकर मन्नू जहाँ काम करती थी वहाँ पर आते हैं और मन्नू से कहते हैं कि छोटा बड़ा होना इम्पोर्टेंट नहीं होता बल्कि सही होना इम्पोर्टेंट होता है, जो कि तुम हो। हमें आज हमारी गलती और जिम्मेदारी दोनों का एहसास हुआ है, इसलिए हमें माफ कर दो। मन्नू उनसे कहती है कि हमें आपकी माफी नहीं बल्कि आपका सहयोग चाहिए और फिर पिता अपने बेटे और बहू दोनों को गले से लगा लेते हैं। मन्नू कहती है कि अगर कोरोना के समय हमारी जनसंख्या आधी होती तो हमारी आधी से ज्यादा मुसीबत तो पहले ही दूर हो जाती और कोरोना की ताकत तो भीड़ ही थी और सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि बेरोजगारी, भूखमरी, दंगे, इन सब की ताकत भीड़ ही है। इसलिए हम सबको ये जिम्मेदारी देनी नहीं बल्कि उठानी है। फिर मन्नू कैमरा की तरफ देखते हुए सभी से कहती है कि हम तो कलाकार हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं, पर आप सभी सही गलत पहचानते हुए भी एक्टिंग कैसे कर सकते हैं। कॉन्डम प्रॉब्लम नहीं बल्कि सॉल्यूशन है और जो कोई भी हमारी इस सोच के खिलाफ है ये फिल्म उन्हीं के लिए है। और फिर इसी मैसेज को देते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको साफ तौर पर समझ आ ही गया होगा कि ये फिल्म हमें क्या मैसेज देना चाह रही है और जो मैसेज देना चाह रही है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि कॉन्डम शब्द सुनकर आप शर्माइएगा नहीं बल्कि ध्यान से समझिएगा कि ये कोई छुपाने या देख के शर्माने वाली चीज नहीं है, बल्कि यही चीज आपको कई चीजों से बचाती है। संभोग को हमने हमेशा से एकदम प्राइवेट चीज बना के रखा है, जो कि सही भी है क्योंकि हम सड़क पे तो नहीं कर सकते, तो वो चीज तो सही है, पर उसके बारे में बात ना करना और बात करने पर उस बात को अश्लील करना ये कुछ ठीक नहीं लगता। अब आपको एक कार दे दी जाए और कहा जाए कि आप उसे चलाएं। हो सकता है कि आपने कभी इधर उधर से सुना हो या किसी को चलाते देखा हो तो आप चला ले जाएं, लेकिन कार के ठुकने और आपकी जान को खतरा ज्यादा रहता है। तो अगर आप सही तरीके से जान जाएं कि कार चलाई कैसे जाती है और फिर आप उसे चलाएं तो शायद आप अच्छे से चला पाएंगे। और सीट बेल्ट नाम की एक चीज होती है जो कि आपको एक्सीडेंट होने पर बचाती है। अब यहाँ पर सीखना आपको संभोग की प्रक्रिया है, यानी कि आपको नॉलेज होनी ही चाहिए कि करते कैसे हैं। और सीट बेल्ट आपके लिए कॉन्डम हो गया जो कि आपको गलती से गलती करने वाली गलतियों से बचाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ मर्दों की बात कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। इस फिल्म में इसी धारणा को बदलने का काम किया गया है कि कॉन्डम ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ मर्द ही खरीद सकते हैं या फिर वही इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाएं भी कॉन्डम खरीद सकती हैं और जरूरत पड़ने पर वो अपने पार्टनर को देकर उसका इस्तेमाल करने को कह सकती हैं, क्योंकि अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो
भुगतना सिर्फ और सिर्फ महिला को ही पड़ता है, क्योंकि कॉन्डम का इस्तेमाल न करने पर अनचाही प्रेगनेंसी होने का खतरा ज्यादा रहता है। वहीं एड्स जैसी बीमारी जो कि महिला और पुरुष दोनों को ही हो सकती है। यहाँ सिंपल सी बात समझने वाली ये है कि अगर आप 100 रुपए खर्च करके पहले ही सावधानी बरत लें तो आपको आगे चलकर दुनिया भर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर यही होता है कि लोग पहले ध्यान नहीं देते, फिर होता यह है कि महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब जिनकी शादी नहीं हुई होती वो और ज्यादा घबरा जाते हैं और इधर उधर भटकते हैं इल्लीगल अबॉर्शन करवाने के लिए, और तब महिला को ना जाने कितना कुछ सहना पड़ता है। और कुछ लोगों की उम्र ही इतनी कम होती है कि उन्हें कोई जानकारी ही नहीं होती इन सब चीजों की, तो वो बिल्कुल ही सकपका जाते हैं और जब बात घर तक जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। शादी के बाद अगर ऐसा होता है तो यहाँ 2 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला तो ये कि इल्लीगल अबॉर्शन कराया जाए और दूसरा ये कि उसे एक्सेप्ट करके इस दुनिया में लाया जाए। अब यहाँ दोनों ही ऑप्शन में लड़की की मर्जी ही होनी चाहिए, पर घर वालों के दबाव में आकर फैसले लेने पड़ जाते हैं। और फिर चाहे लड़की को बच्चा नहीं चाहिए हो तो भी करना पड़ता है, या अगर चाहिए हो तो भी लड़की है या लड़का ये देखकर कई लोग इल्लीगल अबॉर्शन करवा देते हैं। अभी जो हमारा समाज है वो इतना विकसित नहीं हुआ है कि हम हर बात हर किसी को समझा सकें, इसीलिए यही बेहतर है कि हमारे हाथ में जो है वो करें, यानी कि कॉन्डम का इस्तेमाल करें, ताकि जो भी दिक्कतें हैं जो आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकती हैं वो कभी आए ही ना। फिल्म में ये चीज भी दिखाया गया है कि जितने भी कॉन्डोम कंपनियां हैं वो गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट करके कॉन्डोम्स को बेचती हैं। वो ये दिखाती हैं कि कॉन्डोम लगाने से प्लेजर आता है, तो लोग कॉन्डोम इसलिए नहीं खरीदते कि वो कई चीजों से बचाता है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उससे प्लेजर मिलता है, जो कि बहुत गलत बात है। तो ये तो ठीक वही बात हो गई कि लोग हेलमेट इसलिए नहीं लगाते कि उनकी जान बच जाएगी, बल्कि इसलिए लगाते हैं कि उनका चालान होने से बच जाएगा। यहाँ पर पूरी तरह से सोच ही बदल के रख दी गई है। बात यहाँ ये है कि लोग संभोग प्लेजर के लिए करते हैं, तो उसी चीज को हथकंडा बनाकर कॉन्डोम कंपनियां अपना प्रचार करती हैं ताकि उनका प्रोडक्ट बिके, पर वो ये कभी नहीं बताती कि कॉन्डोम के फायदे क्या हैं। प्लेजर तो वैसे भी मिलेगा ही मिलेगा जब आप सही पार्टनर के साथ संभोग करेंगे, तो कॉन्डोम को प्लेजर के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करें। फैमिली प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। जो लोग बिना प्लानिंग करे ऊपर वाले का आशीर्वाद समझकर बच्चा कर लेते हैं वो बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। आज के जमाने में जहाँ इतनी महंगाई हो रही है वहाँ पहले ये देखना जरूरी है कि क्या इतनी कमाई है कि बच्चा करने के बाद गुजारा हो पाएगा या नहीं। महंगाई, भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और ये सारी चीजें रुक सकती हैं अगर लोग समझदार हो जाएं और बेधड़ल्ले से बच्चा करना बंद कर दें। इन सभी चीजों का एक ही हल है कि सभी संभोग करते समय कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, और अगर कभी जिंदगी में बच्चा चाहिए भी हो तो 2 से ज्यादा ना करें, क्योंकि 2 बच्चे मीठी खीर और उससे ज्यादा बवासीर। पहले के जमाने में इतनी जानकारी किसी को भी नहीं मिलती थी, इसलिए परिवार में इतने मामा मौसी दिखते हैं। पर अब तो जनता समझदार हो गई है, तो अब तो समझदारी दिखानी चाहिए, और समझदारी इसी में है कि हम सभी कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। कॉन्डोम खरीदना और उसका इस्तेमाल करना शर्म की बात नहीं बल्कि गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं और एड्स जैसी बीमारी से भी बच रहे हैं। अब एक्टिंग की बात करें तो नुसरत भरूचा का जो रोल है वो उन्होंने काफी अच्छे से निभाया है और उनकी एक्टिंग सही ही देखने को मिलती है। वहीं विजय राज और विजेंद्र कला जैसे दिग्गज कलाकारों की एक्टिंग से तो आप वाकिफ ही हैं और उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। और बाकी जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी की एक्टिंग काफी बढ़िया रही और सभी हमें हंसाने में कामयाब होते हैं। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप कॉन्डम का इस्तेमाल करके अनचाही प्रेगनेंसी होने से बचना पसंद करेंगे, या फिर समाज में जो कॉन्डम को लेकर अफवाहें फैली हुई हैं उनको मानते हुए आप उसका इस्तेमाल ना करके देश की आबादी बढ़ाएंगे। कॉन्डम को लेकर आपकी क्या सोच है वो हमें जरूर बताइएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन जनहित में जारी मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।